परवेज लाही साहब जिन्हें आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया? परवेज लाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर के बिल्कुल पार एफसी कॉलेज के पास किया गया। कोर्ट की जानिब से उनको वाजिया कहा गया लाहौर पुलिस के जवानों को कि इनको घर तक छोड़ के आए और पुलिस की सिक्योरिटी में ही उनको लेके जाया जा रहा था। जो ही एफसी कॉलेज से जब उन्होंने टर्न लिया, पुलिस की गाड़ियाँ साथ थी, डाले थे, रेड कलर की कार थी, प्रियस थी, उसको रोका, उसमें कुछ एहलकार बाहर निकले, उनको गाड़ी में बैठाया, गाड़ियों को रोक के उनको गाड़ी से निकाला और गाड़ी में लेकर चले गए। वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे जो प्राइवेट कार में मौजूद थे, साथ एक सरकारी डाला भी था, वो साथ लेकर उनको इस्लामाबाद रवाना हो गए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और इस वक्त मौजूद हूं परवेज लाही साहब की रिहाइशगाह के बाहर। परवेज लाही साहब जिन्हें आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको काफ़ी पुरअज़म थे जब उन्हें रिहा किया गया। उनका यही कहना था कि वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसी तरह है जिस तरह पहले दिन से, और इमरान खान साहब के साथ अभी भी मुखलिस है। हमारे साथ साकिब भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे पूछेंगे जब परवेज साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी हालत कैसी थी, उनके गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, उठाने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी भट्ट साहब, परवेज लाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और आप थोड़ा बताएंगे, रोशनी डालेंगे कि दोबारा गिरफ्तार करने की वजह क्या है, और जब गिरफ्तार किया गया तो गाड़ी में कौन कौन मौजूद था और कहाँ से गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, जो है जो परवेज लाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर के बिल्कुल पार एफसी कॉलेज के पास किया गया। कोर्ट की जानिब से उनको वाजिया कहा गया लाहौर पुलिस के जवानों को कि इनको घर तक छोड़ के आए और पुलिस की सिक्योरिटी में ही उनको लेके जाया जा रहा था। जो ही एफसी कॉलेज से जब उन्होंने टर्न लिया, पुलिस की गाड़ियाँ साथ थी, डाले थे, डीआईजी ऑपरेशन अली नासर रिजवी भी उनकी गाड़ी में पीछे वो साथ थे। तो मेन वाइल ही एक प्राइवेट वाइट कलर की कार थी, प्रियस थी, उसको रोका, उसमें कुछ एहलकार बाहर निकले, उनको गाड़ी में बैठाया। कौसर साहब भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, जो उनके साथ उनकी रिहाइशगाह भी आ रहे थे। मेन वाइल उनको वहाँ पर रोका, गाड़ियों को रोक के उनको गाड़ी से निकाला और गाड़ी में लेकर चले गए। पुलिस की नफरी पास हाथ थी और उन्होंने मेरा ख्याल है कि मज़ामत भी नहीं की, उन्होंने पूछने की कोशिश भी नहीं की कौन है, लेकिन ज़राए के मुताबिक वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे जो प्राइवेट कार में मौजूद थे, साथ एक सरकारी डाला भी था, वो साथ लेकर उनको इस्लामाबाद रवाना हो गए। और मेरे जो मुझे इतलात मिली हैं ज़राए के मुताबिक, वो उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया है। 3 MPO में ये होता है कि कोई शख्स जो किसी किस्म की भी अमन व अमना के मामलात में जो दखल अंदाजी कर सकता है, या कोई उसकी कॉल के ऊपर मज़ीद खदशात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या लोग जमा हो सकते हैं, कोई मुज़ाहरा कर सकते हैं, तो अमन व अमना आमा की जो सूरत हाल है उसमें नक्शे अमन के लिए कैसे कह सकते हैं हम कि वो कोई खलल पैदा कर सकता है, तो उसको 3 MPO के तहत पकड़ा जाता है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा जब उन्हें रिहा किया गया तो काफ़ी वो पुरअज़म थे। उनका एक वीडियो बयान भी आया जिसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनका इमरान खान साहब से दोबारा मोहब्बत का इजहार करना, दोबारा PTI से मोहब्बत का इजहार करना, कहीं उनको दोबारा वबाले जान तो नहीं बन के जिनको गिरफ्तार कर लिया? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो यही वजूहात थी जिसकी वजह से उनको जो है वो दोबारा पकड़ा गया। क्योंकि मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि ज़राए के मुताबिक उनको 3 MPO के तहत पकड़ा गया। 3 MPO में वही लोग आते हैं कि जो नक्शे अमन की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं, और वो सूरत हाल यही है कि जब वो कह रहे हैं कि वो पुरअज़म है अपनी पार्टी के लिए, और वो पार्टी के जो सरबरा है वो खुद ही इस टाइम जो है वो जेल में है और सारे मामलात केसेस उन पर चल रहे हैं, और वो उसी पार्टी को लेकर चलेंगे। तो माइट भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे रिहा होने के बाद, कोई वो जलसे जुलूस के लिए कोई कॉल दे सकते थे, कारकुनों को निकलने के लिए कह सकते थे। तो वो नक्शे अमन की सूरत हाल ही हो गई ना कि मामला खराब। के इस्लामाबाद से लाहौर का तकरीबन अगर आप देखें कि 1.5-2 घंटे का सफ़र बनता है, तो इसका मतलब है कि बाकायदा की प्लानिंग थी ये कि जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो उसी दौरान इस्लामाबाद की पुलिस ऑलरेडी निशात के बाहर खड़ी हुई थी। क्या इन लोगों को पहले पता था कि ऐसा काम होना है? जो पूरा जो एक सेटअप जो है सिस्टम सेट किया गया था। 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस है, 3.5-4 घंटे का, लेकिन वो तमाम चीज़ें ये प्री प्लान ही होती हैं। जब भी कोई दूसरे शहर की पुलिस किसी मतलब लेट्स सपोज कि इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर आएगी, तो वो इन्फॉर्म करेगी किसी किस्म के कोई मामलात या कोई प्रॉब्लम का हर्डल क्रिएट ना हो, तो वो लाहौर पुलिस को जो है इन्फॉर्म करेगी। यहाँ से अगर अब सिंध पुलिस भी आएगी या लाहौर पुलिस को सिंध पुलिस में सिंध के इलाके में किसी मुलज़म को पकड़ना है या कोई बंदा उनको इंतहाई मतलूब है, तो वो सिंध पुलिस को लूप में लेंगे, उनको पहले तहरीरी तौर पर बताएंगे, या कम से कम ऑन कॉल ही ऑफिसर्स को बताएंगे कि हमारे बंदे यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि परवेज साहब को जब रिहाइशगाह पे लाया जा रहा था तो उनके सीनियर ऑफिसर लाहौर के उनके साथ मौजूद थे। इसका मतलब है उन्हें तो पता था फिर कि इस्लामाबाद की पुलिस रवाना हो चुकी है लाहौर के लिए, और किस मकसद के लिए रवाना हुई है। तो इस दौरान पूरे सफ़र के दौरान वो उन्होंने बात को एक्सपोज नहीं किया कि लतीफ़ कोता साहब को बताते शायद उस टाइम कोई कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना ठीक भी है और गलत भी है। अभी उसको 100% नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर में या पुलिस आएगी तो उन्होंने हाई अप्स को नोटिस में दिया होता है, इन्फॉर्म किया होता है। बहुत ही कम केसेस होते हैं कि इन्फॉर्म ना किया और वो वन साइडेड ही ये कार्रवाई उसको मुकम्मल कर लें। अब इस केस में DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी को
कोर्ट ने कहा था इनको घर तक छोड़ के और वो साथ भी मौजूद थे। ये नहीं कि मतलब डीआईजी की मौजूदगी में ही उनको जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब डीआईजी बिल्कुल जब उनको लेके चले गए, गाड़ी में बैठाया, प्रियस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गई। डीआईजी ऑपरेशंस गाड़ी से उतरे, जब गाड़ियाँ को रुक गई ना, काफिला रुक गया, कॉन्वॉय आ रहा था इनकी तरफ, वो रुक गया, गाड़ी डीआईजी की पीछे थी। अली नासर रिजवी जब उनको पता लगा कि गाड़ी रुकी हुई है, अंदर कोई मामला था या कोई पकड़ धक्का का सिलसिला दोबारा हो रहा है, अली नासर रिजवी के जो विजुअल्स भी हमारे पास है, वो गाड़ी से उतर के भाग के वो आए और आगे उन्होंने देखा और उन्होंने ताज्जुब और हैरानगी का इजहार किया कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। यानी कि इस तरह तो सर दो चीज़ें सामने कंफर्म होती हैं। एक तो इस्लामाबाद की पुलिस जो है लाहौर में आई है, डीआईजी को ये मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो ऐसे आप बता रहे हैं कि फुटेजेस में, विजुअल्स में वो इतना वो जो है हैरानगी का इजहार ना करते। तो ये भी एक चीज़ क्लियर है कि जनाब ये विदाउट उनकी इन्फॉर्मेशन में लाए बगैर जो है पूरा ये जो है प्लान किया गया। बिल्कुल, मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि डीआईजी जब गाड़ी से उतर के आए हैं, जब कार्रवाई हुई है, यहाँ पे 5-6 गाड़ियों का गैप है, डीआईजी अली नासर रिजवी की गाड़ी बैक साइड पे है। वो जब पता लगा कि ये सूरत हाल हुई, उनके स्टाफ ने उनको बताया, वो गाड़ी से भाग के उतर के आए, लेकिन मेनवेल उनके आने में वो उनको लेके जा चुके थे। लतीफ़ खोसा साहब ने इस मौके पे कुछ बातचीत नहीं की पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से कि जनाब आप पेपर दिखाएं, अभी तो आपके पास कोई जमानत, कोई कागजात ऐसे नहीं है, तो आप इनको 3 MBO को तहत बकायदा लेके जाने, कोर्ट से बकायदा ऑर्डर। खोसा साहब उनसे बात कर रहे थे क्योंकि गाड़ी के अंदर वो मौजूद थे, वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो जो एहलकार थे उन्होंने किसी बात का जवाब उनको नहीं दिया और वो सिर्फ अपने जो इस टारगेट पे थे, उन्होंने जो चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ना था, वो अपने टारगेट को उन्होंने अचीव किया। बातों का जवाब देना तो बहुत सारे केसेस के अंदर पुलिस वाले जो है वो ज़रूरी नहीं समझते, वो उन्होंने अपना काम किया, टारगेट अचीव किया, गाड़ी में बिठाया और वो चले। और आपने विजुअल्स देखे हैं, परवेज़ साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या वो घबराए हुए थे या वो कंफर्टेबल? लास्ट टाइम देखा हमने कि उन्होंने पुलिस को कंफर्टेबल तरीके से अपने आप को हैंड ओवर किया था और ऐसे इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है कि थोड़ी बहुत आपस में मुदाखलत हुई है इनकी। ज़ाहिरी बात है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उनको घर पहुँचने का कहा जा रहा है। उनकी जगह पे अगर मैं भी होता तो मेरे दिमागी तौर पे भी मैं यही रिलैक्स हो कि मैं घर जा रहा हूँ। सारे केसेस वगैरह जो थे, मामला थे, कोर्ट पेशियाँ थी, एंटी करप्शन था, सारे केसेस के बाद मैं इतने दिनों के बाद रिहा होकर घर जा रहा हूँ तो मैं मेंटली रिलैक्स होऊंगा। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही भी रिलैक्स है, उनके वकील जो सीनियर वकील है वो उनके साथ मौजूद थे, वो घर की तरफ आ रहे थे। तो अचानक जब मैं आपकी गाड़ी में आके आपको नीचे उतारूंगा और मैंने एक यूनिफॉर्म कोई पहना हुआ है, सपोज वो सरकारी है, वो मतलब पुलिस का है, वो प्राइवेट क्लॉथ में, प्लेन क्लॉथ में हूँ, मैं आके नीचे उतारूंगा और आप अगर घर आ रहे हैं और आपके ज़हन में ये है तो आप बड़ा इजी आ जाएंगे मेरे साथ। जब मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, अपनी शनाख्त भी नहीं कराऊंगा कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ओबियसली आपके नॉर्मल फैक्टर है कि आप घबराएंगे, आप नहीं आना चाहेंगे। यही सूरत हाल चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थी। वो उनको बता नहीं रहे थे कि वो कौन है, कहाँ से है, किस चक्कर में पकड़ा है, किस जुर्म में पकड़ा है। और वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो रेक्लेंट हो रहे थे, उनको रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एहलकारों ने उनको पकड़ा, दबोचा, गाड़ी में बिठाया। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई साहब आखिर में ये पूछूंगा कि इस तमाम सिर्फ जो कसूर जो है, जो उनको सज़ा मिल रही है, इमरान खान साहब से मोहब्बत की मिल रही है, अगर वो भी ला तलखी का इजहार कर देते तो आज वो भी आराम से अपने घर पहुँच जाते हैं। नहीं, ये एक सियासी इशू है। सियासी इशू के अंदर इस तरह कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो केसेस अगर रजिस्टर्ड होते हैं वो सियासी बिना पे हों या वो कोई जेन्युइन कोई केस हो, वो जब वो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो वो फेस तो सारा करना पड़ता है। हमने देखा कि 16 MPO के तक भी लोगों को जो हवाई हाई दी गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे साहब जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ी है, वो बड़े जो है क्रूशल केस के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जो ही बाहर आके कोई माफ़ीनामा मांगा तो इस टाइम वो बाइज्जत घूम रहे हैं। ये पॉलिटिकली इशू है, इस पर डिबेट करना तो मुनासिब नहीं है कि इस पर क्या कह सकते हैं कि किस तरह किया जा रहा है, किस तरह नहीं किया जा रहा। बहुत सारे जो है, बहुत सारी पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में आते हैं जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कोई कहता है या अपनी मर्जी से जाते हैं, तो वो एक सियासी मामला है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरी चाहत है कि मैं आपकी पार्टी में आता हूँ, मैं अपनी पार्टी बना लेता हूँ, कईयों ने अपनी पार्टी भी बना ली दोबारा। नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, जो सी मर्जी पार्टी में जाए, लेकिन हमने ये देखा आप पास्ट में कि जिस शख्स ने बाहर आके ला तलकी का इजहार किया है, उस पर जितने भी केसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। परवेज़ खटक साहब को आप देख लें, यहाँ पे मुसरत जमशेद चीमा साहबा को देख लें, इब्रार लक को देख लें, डॉक्टर मुराद राज को देख लें, आप फवाद चौधरी को देख लें आप। यानी कि यही मैं कह लूँ कि अगर परवेज़ इलाही साहब भी बाहर निकलते साथ ये कह देते जनाब मैं किसी सियासी पार्टी का रुकन नहीं हूँ, तो शायद वो भी आज बाहिफाजत अपने घर पहुँच जाते। जी बिल्कुल, इस तरह की मिसालें तो मौजूद हैं, जैसा कि आपने बताया भी है, वैसे हुआ भी है, और शायद अगर ये करते तो यकीनी तौर पर शायद ये इस टाइम घर बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।
जी नाज़रीन, आपने साकिब भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने डीपली बताया कि किस तरह जनाब उनको इन्फॉर्म में लाया बगैर लतीफ़ खोसा साहब को और DIG को इत्मीनान में लाया बगैर जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उनकी रहायश का तक नहीं पहुँचने दिया गया, जहाँ पे रहायश का, जहाँ पे उनके अंदर उनकी बेगम साहिबा, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे अपने बाप का इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाप जो 60 दिन बाद जिसने आज रहायश का में आना था उन्हें कुछ सरप्राइज़ दें। लेकिन अफसोस कि वो उन्होंने तो अपने वालिद को सरप्राइज़ ना दिया, बल्कि हमारी जो है गवर्नमेंट ने परवेज़ साहब को दोबारा सरप्राइज़ दे दिया। अब देखते हैं कि जनाब ऊँट किस करवट में बैठता है। क्या ये परवेज़ इलाही साहब को ये मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, या परवेज़ इलाही साहब हमेशा की तरह डटे रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।